हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट एजुकेशन। ठीक है 74। और आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक कॉमर्स का रहेगा। यूजीसी नेट पेपर 2 का यूनिट आपका बिजनेस फाइनेंस के अंदर है, लीज फाइनेंस आता है। ठीक है, तो यही हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाकर वीडियो को नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इससे जुड़ा जो भी वीडियो आपको मिलेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। ठीक है, देखिए क्या है आपका बिजनेस लीज फाइनेंस। ठीक है, लीज फाइनेंस क्या है? तो देखिए लीज फाइनेंस इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, ये क्या है? एक एग्रीमेंट है। की पॉइंट्स नोट करते जाइएगा। ठीक है, वेयर वन पार्टी कॉल्ड लेसर अलाउ अनदर पार्टी कॉल्ड लेसी। 2 पॉइंट याद रखिए। इसमें सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें 2 पॉइंट नोट ये होगा कि ये लीज क्या है? एग्रीमेंट होता है। किसके बीच होता है? लेसर और लेसी के बीच में। लेसर क्या होता है सर? तो लेसर होता है आपका ऑनर, ठीक है, जिसको मालिक बोलते हैं। और लेसी होता है अदर पर्सन, जिसको रेंटल भी हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक आपको? अब आगे क्या लिखता है देखिए, यूज एसेट फॉर फिक्स्ड पीरियोडिक इन रिटर्न फॉर पीरियोडिक पेमेंट। जो एसेट को हम लोग क्या करते हैं, एक फिक्स टाइम के लिए हम लोग दे देते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हम बता दे रहे हैं आपको, डिफिनेशन देख लीजिएगा। क्या है ये आपका लीज फाइनेंस? क्या होता है? 2 पार्टी के बीच होता है। ठीक है, इसमें 2 पार्टी होता है, ध्यान दीजिएगा। पहले हम शॉर्ट में लिखते हैं, ये लेसर होता है, ये लेसी, इसको ऑनर बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना, दिख रहा ना? कंफर्म कीजिएगा कमेंट में कि कोई अगर इशू है तो बताइएगा। ठीक है, ये लेसर होता है, मतलब ये मालिक हो गया। ठीक है, ठीक है, और ये लेसी जो होता है ये रेंटल हो गया। तो जब ये दोनों करेगा, जब एग्रीमेंट करेगा तो क्या करेगा? बहुत सारे बातों को ध्यान में रखेगा, तभी तो एग्रीमेंट करेगा। ऐसा थोड़ी है कि भाई हम जब आपके पास गए रेंट पे दे दिए, कल आप फ्रॉड करके भाग जाइएगा, क्या भागिएगा नहीं भागिएगा। तो हमको बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि पहला बात क्या रखना होगा ध्यान में कि देखिए पहले एक टाइम फिक्स हो जाएगा। पहला पॉइंट नोट करते जाइएगा। ठीक है, पहले इसमें क्या करेगा? टाइम फिक्स्ड करेगा। ठीक है ना, कितने टाइम के लिए होना चाहिए। फिर इसमें क्या होगा? दोनों के बीच एग्रीमेंट होगा कि कितने टाइम के लिए होगा। ये तो हो गया पहला पॉइंट इसका होगा कि टाइम। ठीक है, टाइम पीरियड होगा। दूसरा पॉइंट होगा अगर टाइम पे अगर पेमेंट आप नहीं कीजिएगा तो क्या करेगा? उसको वहां से निकाल देगा उसको। लीज का ये दूसरा है। तीसरा पॉइंट क्या है आपका कि आप कभी भी ये जो है आपका एसेट का मालिक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 बात है, और भी सारे पॉइंट है। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल टर्म है, मतलब आप 5 साल 3 साल जो होता है उसके बाद आप फिर वहां से आप फिर रिन्यू करा सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं, अपना हिस्सा जो भी आप कर सकते हैं। इसमें जो है ये 4 पॉइंट है आपका। ठीक है, पहला क्या है कि टाइम पीरियड फिक्स करेगा। दूसरा कि अगर टाइम पे पेमेंट नहीं कीजिएगा तो आपको वहां से डिस्कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या था आपका कि आप कभी भी इसका हक क्या बोलते हैं मालिक नहीं बन सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, एक कंपनी टेक ए मशीन ऑन 5 ईयर। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या देगा? सबसे पहला इंपॉर्टेंट अगर लीज में देखिएगा तो टाइम बहुत बड़ा कंसिडर करता है इस टॉपिक में। ठीक है, 5 साल के लिए क्या कर रहा हूँ? लीज पे खरीद रहा है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ बाइंग इट। तो आप बताइए 5 साल के लिए जब खरीद रहा है तो सबसे पहले इसमें टाइम देखा। फिर ये इसका जो मालिक है, मालिक कौन हो जाएगा? लेसर हो जाएगा जो पहले है, क्योंकि ये तो लीज पे लिया है, सिर्फ ये रेंटल है। क्या है? लेसर लेसी जो होता है वो सिर्फ रेंटल होता है, यूज करता है, उसको सिर्फ यूज करने के लिए दिया जाता है, ना कि उसको जो है हम लीज दे दिए भाई, हम अपना मान के लिए अपना मकान को लगा दिए रेंट पे मार्केट में, क्या उसका नाम कर दिए? क्या नहीं, मकान मेरा अभी भी है, बस आप सिर्फ यूज कर सकते हैं। अगर टाइम पे आप रेंट नहीं देते तो हम आपको निकाल भी सकते हैं, ऐसा एग्रीमेंट होता है। क्लियर है यहाँ तक? आपको इतना तक सभी बातों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए 1 मिनट, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए ये क्या है? हेल्प इन यूजिंग एसेट विदाउट बाइंग आइटम। ये क्या होता है? इसका इंपॉर्टेंट क्या कि बिना खरीदे आप संपत्ति को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेव वर्किंग कैपिटल, अपना जो है आपका कार्यशील पूंजी को क्या कर सकते हैं? आप बचा सकते हैं। ठीक है, यूज फॉर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस, आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा बिजनेस भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइड टैक्स बेनिफिट, अपना टैक्स बेनिफिट को आप क्या करते हैं? छूट मिलता है आपको टैक्स बेनिफिट में, मतलब बचा सकते हैं।
फ्लेक्सिबल एंड इजी फाइनेंसिंग ऑप्शन। आपको क्या होता है, इजी और सरल तरीका में, मतलब जो है फ्लेक्सिबल तरीका में आप जो है फाइनेंस कर सकते हैं। जैसे कि 5 लाख हो गया तो आप 5 लाख है तो उसको अपने हिसाब से डील कर सकते हैं कि इतना में है वो है, ठीक है ना। तो अपने अनुसार फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम लोग बात करेंगे एडवांटेज ऑफ लीज फाइनेंस का, ठीक है। एडवांटेज क्या है, देखिए 1 मिनट। नो लार्ज इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर। आप लीज पे जब लीजिएगा तो आपको क्या है, लार्ज अमाउंट आपको नहीं चाहिए, लार्ज अमाउंट जो है शुरू में नहीं चाहिए। कम पैसे से आप लीज को क्या करते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। टैक्स बेनिफिट ऑन लीज पेमेंट, क्या है, आपको लीज पेमेंट पर टैक्स का छूट भी मिलता है, क्लियर है। यूज फॉर टेक्नोलॉजी अपडेट, आप क्या करते हैं, नई तकनीकों को अपनाने में सहायता करते हैं, क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम लोग का, नो लोन बर्डन। आपको जो है कोई भी लोन का बोझ नहीं होता है, मैंने टेंशन नहीं होता है। जब हम लीज पे लेंगे तो लोन का क्या मैंने नीड होगा, है ना। फ्लेक्सिबल टर्म, ये क्या था, ये सब आपका एडवांटेज था, ठीक है, कि ये सब इंपॉर्टेंट एडवांटेज था कि आप जो है उसमें आपको किसी तरह का कोई टेंशन नहीं होता। लेकिन अगर आप खुद से अगर मकान बनाना चाहिए, अगर लीज पे ना लेके अगर बनाइएगा तो आपको बहुत सारा टेंशन होगा, क्योंकि मकान बनाने में बहुत सारा खर्च लगते हैं, तो आपको लोन भी लेना पड़ सकता है, ठीक है। टैक्स भी आपको देना पड़ सकता है। तो ये सब था आपका एडवांटेज। अब इसका कुछ जो है ना डिसएडवांटेज भी है, ठीक है, कुछ इसका हानि भी है। चलिए इसका हानि क्या है देख सकते हैं, बता देते हैं आपको। देखिए सबसे पहला हानि क्या हो सकता है इसका, कि कभी जो है क्या नहीं हो सकता है, एक ही बात रिपीट कर रहे हैं कि वो कभी मालिक नहीं बन सकता है, ठीक है। नो ऑनरशिप ऑफ एसेट, आप संपत्ति 5 साल यूज कीजिए, 10 साल यूज कीजिए, लेकिन 10 साल के बाद आपको जाना पड़ेगा वहां से, एसेट आप वहां का नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, हाई टोटल कॉस्ट ओवर टाइम। आपको क्या करेगा, समय के साथ अधिक पेमेंट करना हो सकता है ना। लीज इशू ऑन नन पेमेंट, अगर भुगतान नहीं करते हैं तो आपका क्या होगा, इशू जो है अभी लीज जो है नहीं होगा, लीज आपको हटा दिया जाएगा लीज से, ठीक है। एसेट मस्ट बी रिटर्न आफ्टर टर्म एंड, क्या होगा जब आपका टाइम 5 साल का है, अगर 5 साल हो जाएगा तो आपको क्या करना होगा, उसको एसेट को वापस करना होगा। किसको वापस करना होगा, लेसर को, मतलब ऑनर को, क्लियर है यहाँ तक। लेसर टर्म कैन बी रिजिड, क्या हो सकता है इसका, रिजिड भी हो सकता है, मतलब कठोर नहीं। जैसे कि वैसे बात करते हैं एक एग्जांपल कि ऑनर क्या करेगा और लेसर जो है अदर पार्टी क्या करेगा, ये बोलता है हम आपसे दोस्ती नहीं करेंगे, जो टाइम पे आपका पेमेंट होगा वो आपको देना होगा, ये रिजिड है, ठीक है। रिजिड का मतलब होता है कठोर, क्लियर है यहाँ तक। सख्त नियम आपको पालन करना पड़ सकता है, कोई दोस्ती कोई भाई रिलेशनशिप नहीं रहेगा, मतलब जो आपको नियम एग्रीमेंट हो जाएगा वो चीज़ आपको फॉलो करना पड़ेगा। हम रिजिट हैं, मेरे कहने का मतलब ये रिजिट हो गया है, ठीक है। चलिए देखिए अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ लीज एग्रीमेंट, कितने टाइप के होता है। तो पहला देखिए ऑपरेटिंग लीज, शॉर्ट टर्म लीज एंड रिस्क, ठीक है, लाइक विथ लेसर। ये क्या होता है, ऑपरेटिंग होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग एसेट, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, ठीक है। फाइनेंसिंग जो है लॉन्ग टर्म लीज लाइक परचेज, ठीक है। सेल एंड लीज बैक, एसेट सोल्ड एंड लीज बैक, मतलब आप संपत्ति को बेचिएगा फिर से बैक ले लीजिएगा, वापस ले लीजिएगा, ठीक है। लिवरेज इन्वॉल्व ए लेंडर फॉर कॉस्टली, महंगी संपत्तियों के लिए फाइनेंस शामिल होता है, ठीक है। डायरेक्टली बिटवीन लेजर एंड लेजी, ये क्या होता है, दोनों पक्षों के बीच समझौता होता है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। चलिए अब देखिए हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल लीज मैनेजमेंट का, ठीक है। फाइनेंशियल लीज मैनेजमेंट क्या है, देखिएगा 1 मिनट। ए फाइनेंशियल लीज ए लॉन्ग टर्म लीज एग्रीमेंट वेयर द लेसी हैज टू बियर ऑल रिस्क एंड रिवार्ड। ये क्या होता है आपका लीज जो है, फाइनेंशियल लीज क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और लेसी यानी जो अदर पार्टी होता है, लेसर हो गया फर्स्ट पार्टी, लेसी हो गया सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी जो बोल सकते हैं ना, अदर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। वो क्या कहता है, लॉन्ग टाइम के लिए अपना जो रिस्क है वो कवर करने के लिए एग्री हो जाता है कि जो भी कुछ होगा उसका हम लोग कंपनसेट करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है। नेक्स्ट देखते हैं इसका पॉइंट क्या है और लिखा है,
टू एसेस्ट इट इज सिमिलरली टू ओनरशिप एक्सेप्ट दैट द टाइटल ऑफ एसेस्ट रिमेनिंग विथ लेसर। मतलब क्या है कि ये मतलब उत्तरदायित्व तो होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए फिलहाल किसके पास हो जाता है, वो लेसर के पास हो जाता है, लेसी के पास हो जाता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? चलिए देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे फीचर ऑफ फाइनेंस लीज, मतलब इसका क्या फीचर है। तो ये क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी, लॉन्ग पीरियड के लिए हो सकता है, लॉन्ग पीरियड शॉर्ट पीरियड, ठीक है। लेसी बियर रिस्क ऑफ डैमेज मेंटेनेंस इट, अगर कुछ होता है लॉन्ग टर्म के टाइम में, इस दौरान में होता है लंबे समय, तो उसको क्या करना होगा, मेंटेनेंस करना होगा। मान के चलिए मशीन आप यूज कर रहे हैं 10 साल के लिए ले लिए हैं, तो अगर उसमें कुछ डैमेज होता है तो उसको आपको मैनेज करना होगा। मकान लेकर रखा, मकान को आप क्षतिपूर्ति करते हैं तो उसको आपको डैमेज का मेंटेनेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है आपका लेसर रिकवर फुल कॉस्ट एसेट प्लस प्रॉफिट। क्या होगा, उसको आपको फुल कॉस्ट और प्रॉफिट के साथ आपको क्या करना होगा, पूरी लागत और लाभ प्राप्त होगा। किसको, लेसर को। आप अगर संपत्ति को दिए हैं, आप ऑनर हैं, तो किसको प्राप्त होगा, आप ही को प्राप्त होगा ना। जनरली नॉन कैंसिलेबल लीज, यह क्या होता है, कैंसिलेबल नहीं होता है, यह लीज जो है कैंसिलेबल नहीं होता है, मतलब कैंसिल नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक? देखिए हाँ क्या है, लेसी मे गेट परचेज ऑप्शन एट एंड ऑफ लीज। क्या होता है, अधिक अंत में संपत्ति खरीदने का विकल्प हो सकता है, अवधि के अंत में संपत्ति खरीदने का जो है ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? देखिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज, फायदा क्या है इसका। यूजफुल एक्सपेंशन इक्विपमेंट, क्या है, महंगे उपकरणों के लिए उपयोगी होता है। क्लियर है। हेल्प इन लॉन्ग टर्म यूज विदाउट ओनरशिप, आप क्या है बिना स्वामित्व का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर, इसका फायदा क्या है, बिना स्वामित्व का आप उपयोग कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद क्या है नेक्स्ट पॉइंट हम लोग, इंस्टॉलमेंट बेस्ड पेमेंट रिड्यूस कैपिटल बर्डन। आप क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं, आपके पास पूंजी का कोई बोझ नहीं होता है। क्लियर है। टैक्स बेनिफिट अवेलेबल ऑन लीज रेंट, आपका क्या है, लीज रेंट पर टैक्स का जो लाभ होता है वो आप उपलब्ध होता है। क्लियर है यहाँ तक आपको? अब चलिए कुछ ऐसा इसका पॉइंट है ना, डिसएडवांटेज भी है, चलिए देखते हैं। डिसएडवांटेज देखिए इसका क्या है, फाइनेंस का, लीज फाइनेंस का, ठीक है। नो ओनरशिप ड्यूरिंग लीज पीरियड, क्या है कि आप लीज पीरियड के दौरान आप कोई ओनरशिप नहीं होता है, ठीक है। लेसी बियर मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट, क्या होता है, लेसी को क्या करना पड़ता है, जो अथी होता है, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, जो रेंटल होता है उसको क्या करना पड़ता है, मेंटेनेंस और रिपेयर कॉस्ट को मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। लीज कैन नॉट बी कैंसल इजीली, आप लीज जब करवा लेते हैं एक बार तो आप आसानी से उसको कैंसिल नहीं करा सकते हैं। हाई ओवरऑल कॉस्ट देन आउटराइट परचेज, क्या कुल लागत कभी कभी सीधे खरीद से अधिक पड़ जाता है। क्या है, मान के चलिए आपने जितना में खरीद सकते थे कोई संपत्ति एसेस्ट, ठीक है, उससे ज़्यादा भी आपको पड़ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का इंपॉर्टेंट है सेल एंड लीज बैक। क्या है, सेल एंड लीज बैक। देखिए सेल मतलब सेल करना, किसी को आप सेल कर रहे हैं, अब बैक कर रहे हैं मतलब बैक आप फिर से ले रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि आपने संपत्ति को एक मिनट आपने क्या किया, एसेट को बेच दिया, सेल कर दिया, ठीक है, और फिर से एसेट को क्या कर दिया, अब लीज पे ले लिए, ठीक है। होता क्या है ना, कभी कभी मान के चलिए मेरे पास एक एसेट है, मशीन है, ठीक है, क्या है, मशीन है। अब मेरे पास कुछ कैश है, मतलब कुछ अमाउंट की ज़रूरत है, तो मैं क्या करते हैं, हम लोन ना लेकर क्या करेंगे, मैं मशीन को बेच देंगे और बेचने के बाद उसी से हम लोग लीज पे ले लेंगे। इससे क्या हो जाएगा, मेरा संपत्ति खुद का यूज भी हो रहा है, मेरा ही संपत्ति हम यूज भी कर रहे हैं, और जो है मेरा पैसा भी आ गया, रेज फंड भी हम लोग कर लिए, ठीक है। बट अंतर क्या होगा, इशू क्या है हम लोग के साथ में कि हम उसका मालिक नहीं हो सकते हैं, ऑनरशिप नहीं हो सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं इसका डिफिनेशन। देखिए एक मिनट, क्यों भागते हैं भाई। इन ए सेल एंड लीज बैक एग्रीमेंट दैट ऑनर ऑफ एन एसेट यूजुअली फिक्स्ड एसेट लाइक एंड बिल्डिंग, क्या क्या आ सकता है इसमें, फिक्स एसेट में जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, ठीक है। सेल इट टू अनदर पार्टी, क्या करते हैं हम लोग, अनदर पार्टी को सेल कर देते हैं, ठीक है। की पॉइंट को नोट कीजिएगा।
लीज इट बैक, और फिर क्या करते हैं हम इसको सेल करने के बाद फिर से इसको बैक वापस लीज में ले लेते हैं अब की बार फॉर कंटिन्यू यूज। किसके लिए? कंटिन्यू यूज के लिए, ठीक है। इट इज यूज टू रेज फंड, और हम लोग क्या करते हैं? रेज फंड को प्राप्त करते हैं विदाउट लॉसिंग द यूज ऑफ एसेट्स, मतलब बिना खोए संपत्ति को हम लोग रेज फंड कर लेते हैं और यूज करते हैं। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चलिए इसका हिंदी देखते हैं क्या लिखा है। सेल एंड लीज बैक एक ऐसा समझौता होता है जिसमें कोई कंपनी या फर्म अपने किसी अस्थायी संपत्ति जैसे बिल्डिंग, मशीन, जमीन को बेच देती है। क्या करता है? बेच देती है और फिर उसी संपत्ति को लीज पे वापस ले लेती है ताकि उसका उपयोग जारी रहे और क्या उसका रेज फंड भी हो जाए। कोई दिक्कत है? समझ में आया यहाँ तक आप लोग को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते। चलिए इसका एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए कंपनी के पास 50 लाख का बिल्डिंग है। क्या है? 50 लाख का बिल्डिंग है, उसे तुरंत 50 लाख चाहिए। हम सेल बैक का एग्जाम्पल दे रहे हैं, सेल एंड लीज बैक का, ठीक है। लेकिन वो बिल्डिंग इस्तेमाल भी करना चाहता है। देखो 50 लाख का बिल्डिंग था और 50 लाख उसको चाहिए भी था। अब गौर करने की बात है, पॉइंट नोट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो 50 लाख चाहिए भी और 50 लाख का उसके पास बिल्डिंग है, तो वो क्या करेगा? तो कंपनी बिल्डिंग को किसी फाइनेंसर को बेच देती है और उसी से बिल्डिंग लीज पर 10 साल के लिए ले लेता है। क्या करता है? बेचने के बाद 10 साल पे क्या करता है? उससे लीज पे ले लेता है। तो इससे क्या होता है? आपका बिल्डिंग भी उसका यूज करते रहेगा, कंटिन्यू भी यूज करेगा बिल्डिंग को, और उसको 50 लाख हो भी जाएगा, रेज फंड भी कर लिया, फंड जुटा भी लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है सेल बैक में? चलिए सेल बैक के कुछ फीचर है। क्या फीचर है देखिए। एसेट इज सोल्ड एंड लीज बैक इमीडिएटली। क्या फीचर है कि इसमें एसेट को आप तुरंत बेच सकते हैं और तुरंत एसेट को बेच के तुरंत आप जो क्या लीज पे उसको ले सकते हैं। दूसरा क्या है इसका, नोट करते जाइएगा। ऑनरशिप इज ट्रांसफर बट पोजीशन रिमेनिंग। क्या है कि मालिक का हक चला जाता है, ठीक है, और पर इस्तेमाल कंपनी करती रहती है। हम जो एसेट बेच देंगे वो मेरा हक से निकल जाएगा, लेकिन हम एसेट को लीज पे जब ले लेंगे बैक में वापस में, तो हम उसका यूज करते रहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तीसरा पॉइंट क्या है? यूजफुल फॉर लिक्विडिटी विदाउट लॉसिंग यूजेज राइट। क्या है? इसको हम लोग यूज करते रहेंगे, ठीक है ना। तरलता यानी कैश जुटाने के लिए हम लोग उपयोगी बिना छोड़े उपयोग करते रहेंगे, बिना छोड़े उपयोग करते रहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखिए इसका यहाँ पे कुछ आपको कीवर्ड्स हम दे दिए हैं एडवांटेज का शॉर्ट में, ठीक है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप रीड कीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और हम आपको आगे और भी दे देते हैं डिसएडवांटेज का, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं कि वाई सेल एंड लीज बैक इज यूज। मतलब हम जो सेल बैक का जो रूल है, मतलब ये नियम क्यों करते हैं, सेल एंड लीज बैक क्यों करते हैं, तो देखिए पॉइंट नोट करते जाइएगा। पहला, वर्किंग कैपिटल, एक मिनट कहाँ भाग जाता है, एक सेकंड, हाँ, वर्किंग कैपिटल रेज करने के लिए। किसके लिए? वर्किंग कैपिटल जुटाने के लिए। क्लियर है? बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, एसेट मोनेटाइजेशन करने के लिए, टैक्स प्लानिंग के लिए, रिस्क एंड रिटर्न के लिए। सॉरी, ये पॉइंट आपका नहीं होगा, ये गलत है, हम पॉइंट यहाँ देने ही भूल गए, ये स्टार मार्क, ठीक है। तो ये था, क्या था? वर्किंग कैपिटल जुटाने के लिए, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, एसेट मोनेटाइजेशन के लिए, ठीक है, टैक्स प्लानिंग के लिए। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, आपका रिस्क एंड रिटर्न के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे रिस्क और रिटर्न के बारे में, तो चलिए देखते हैं। देखिए रिस्क क्या है? रिस्क रेफर टू अनसर्टनली और वेरिएबिलिटी रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। आप क्या है रिस्क देखिए क्या होता है। मान के चलिए आपको अगर 100 रुपया इन्वेस्ट करना है, ठीक है, आपके पास 4-5 तरीका इन्वेस्ट करने का है, किसी में आपको कम रिस्क है, किसी में ज़्यादा रिस्क में है। तो आप जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको रिस्क खेलना होगा। मान के चलिए अगर अभी बात करें हम जैसे कि हम लोग, मेरा ही कुछ था, हम सेंट्रल बैंक गए थे, वहाँ पे बात किए कि अगर फिक्स करेंगे एफडीआई कराएंगे तो कितना पड़ेगा। वहाँ पे बोले, उस समय बोला था 5%, ठीक है, लेकिन हम क्या हुआ सहारा में चले गए 6% के हिसाब से। लेकिन अभी क्या हुआ, सहारा क्या हुआ, डूब गया। तो आप बताइए कितना बड़ा रिस्क हो गया। ठीक उसी प्रकार आपने क्या हुआ, 4-5 में से एक सेलेक्ट कीजिएगा कि हमको इसमें इतना बेनिफिट मिलेगा, इसमें इतना बेनिफिट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप क्या करते हैं, रिस्क खेलते हैं कि भाई हम अपना पैसा रख रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि मतलब मेरा पैसा वापस रिकवर आएगा, कितना आएगा,
सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पैसा रखेंगे तो कितना आएगा, ये होता है अनसर्टेनिटी। क्लियर है? वेरिएबिलिटी या तो आप अनसर्टेनिटी बोलते हैं या वेरिएबिलिटी, मतलब अलग अलग होता है। रिटर्न के बारे में हम लोग ज़्यादा कंसिडर करते हैं, रिस्क ये होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए रिटर्न के बारे में बात करते हैं। रिटर्न क्या है? इट रेफर टू ऑल गेन या लॉस मेड ऑन इन्वेस्टमेंट ओवर सर्टेन पीरियड। रिटर्न क्या होता है? जब आप रिस्क इन्वेस्ट करते हैं ना, उसमें जो आपको लॉस या प्रॉफिट आपको मिलता है उसको हम लोग रिटर्न कहते हैं। ठीक है, इसका जो है कुछ हम बता देते हैं। देखिए क्या है रिलेशनशिप, क्या होता है रिटर्न और रिलेशन के बीच में। हाई रिस्क हाई रिटर्न, मतलब है कि आप जितना रिस्क कीजिएगा उतना आपको ज़्यादा रिटर्न होगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप छत से कूद जाइए तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, वैसा काम नहीं करना है। अगर आप एक बिजनेस के तौर पे देखिएगा तो मान के चलिए अगर आप 10 लाख लगाते हैं तो आपको कुछ रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, अगर कोई 1 लाख लगाएगा तो उसको कम रिटर्न मिलेगा, है ना। तो जितना हाई रिस्क पे आप खेलिएगा, जितना अलग अलग टेक्निक यूज कीजिएगा आपको उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न मिलेगा। लो रिस्क लो रिटर्न, आप कम रिस्क पे खेलिएगा तो कम रिटर्न मिलेगा। आप 1 लाख लगा के बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा तो आपको कम ही फायदा होगा ना। आप कोई 10 लाख लगा के स्टार्ट करेगा तो उसको ज़्यादा फायदा होगा। क्लियर है इसके संबंध में? ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ रिस्क के बारे में। रिस्क कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, तो देखिए रिस्क आपका जो है 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है सिस्टमेटिक रिस्क, एक होता है नॉन सिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? सिस्टमेटिक रिस्क इज द मार्केट रिलेटेड रिस्क। यह क्या होता है? मार्केट रिलेटेड रिस्क होता है। ठीक है, दैट अफेक्ट द इंटायर इकोनॉमिक या लार्ज नंबर ऑफ एसेट। ये क्या करता है? पूरा इकोनॉमिक को इफेक्ट डालता है। क्या करता है? पूरा इकोनॉमिक को ये इफेक्ट डालता है। इट कैन नॉट बी क्लाइमेटेड थ्रू डाइवर्सिटी। हम इसको जो है अलग अलग विविधता से चेंज नहीं कर सकते हैं। सिस्टमेटिक रिस्क इज ऑल्सो नॉन एज मार्केट रिस्क। क्लियर है आपको? एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा ही लेते हैं। चलिए मान के चलिए अभी हम लोग कोई टेक्स्ट बुक के थ्रू पढ़ रहे हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक के थ्रू पढ़ रहे हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ टीचर छोड़ के चले गए, लेफ्ट कर गए, तो इससे क्या हुआ? हमारे टीचर स्टूडेंट जो है इस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट को प्रॉपर क्या हुआ? इफेक्ट पड़ा, मैंने पर्टिकुलर इफेक्ट पड़ा। लेकिन अगर यूजीसी नेट के थ्रू कुछ अगर चेंज होता है तो सोच के देखिए ये क्या है? पूरा आपका जो ऑल स्टूडेंट इफेक्ट हो जाएगा। समझिए बात को क्या बोल रहे हैं। अगर इंस्टीट्यूट के अंदर कुछ चेंज होता है तो इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यूजीसी के थ्रू या कोई एग्जाम के थ्रू अगर कुछ चेंजिंग आता है तो क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते ना। ये पूरा ऑल स्टूडेंट को अफेक्ट किया, मतलब मार्केट के तौर पे देखें तो पूरा ऑल इकोनॉमिक को ये अफेक्ट करता है। चलिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। क्लियर यहाँ तक आपको एग्जाम्पल? सिस्टमेटिक क्या है? एक सिस्टम के आधार पर चलेगा। कोई चेंज हो गया तो आप खुद से कंट्रोल करके चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलिए इसका एग्जाम्पल क्या है देखिए। इफ द गवर्नमेंट इंक्रीज इंटरेस्ट रेट द इंटायर स्टॉक मार्केट में भी फॉल। अगर सरकार ने क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा इंटरेस्ट रेट, तो क्या होगा? इंटायर स्टॉक मार्केट क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा। दिस इज ए सिस्टमेटिक रिस्क। क्लियर है आपको? ठीक है, क्या कि सरकार ने ही इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया तो फिर स्टॉक जो मार्केट है वो तो डाउन जाएगा ही। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है देखिए। इन इन्फ्लेशन राइजेस शार्पली। ठीक है, द परचेज पावर ऑफ कंज्यूम डिक्रीज। अगर महंगाई बढ़ जाए, महंगाई क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? कंज्यूमर का जो पावर होता है कंज्यूम करने का वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज इम्पैक्ट डिमांड अक्रॉस ऑल इंडस्ट्री। यह क्या होगा? पूरा इंडस्ट्री पे इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है? फ्रॉम FMCG ऑटोमोबाइल्स दिस वाइड स्प्रेड। क्या है? बहुत बड़ा है ये। क्लियर है यहाँ तक? ये क्या है? दिस इज वाइड स्प्रेड इफेक्टिव सिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, ये जो है आपका अगर महंगाई पड़ेगा तो क्या वो पूरा ऑल इंडस्ट्री को ये कवर करेगा, इफेक्ट कर देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? सिस्टमेटिक रिस्क में क्लियर है? सिस्टम के आधार पे हम लोग चलेंगे, जो ऊपर से बाहर नियम लागू हो गया हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक आप लोग को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नॉन सिस्टमेटिक क्या है?
ये आपका जो है कुछ सिस्टम पे चलेगा, कुछ नहीं चल पाएगा, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत दोनों को चला सकते हैं। देखिए, नॉन सिस्टमेटिक रिस्क रेफर टू द रिस्क दैट स्पेसिफिक या पर्टिकुलर, स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर कंपनी, इंडस्ट्री या सेक्टर। इट कैन बी एलिमिनेट या रिड्यूस बाय डाइवर्सिटी द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। मतलब एक पर्टिकुलर केस में होता है, ये पूरा इंडस्ट्री को अफेक्ट नहीं करता है। जैसे क्या एग्जांपल हम अभी दिए थे टेक्स्ट बुक का, फिर से दे देते हैं कि देखिए, अगर टेक्स्ट बुक में, ठीक है ना, टेक्स्ट बुक में कुछ अगर चेंजिंग होता है, जैसे कि अभी हम लोग का, हम टेक्स्ट बुक नहीं बोलते हैं और कोई भी बोलते हैं, मान के चलिए एक कंपनी है, ठीक है, एक फैक्ट्री या कंपनी है, अगर उसमें आग लग जाता है तो आप बताइएगा किसको, तो सिर्फ उसी कंपनी में इफेक्ट होगा ना। ऐसा थोड़ी कि आग लग गया एक कंपनी में तो पूरा कंपनी बंद, पूरा कंपनी में इफेक्ट पड़ गया, नहीं, बिल्कुल ये पर्टिकुलर है, एक पर्टिकुलर केस में होता है। एक कंपनी में आग लगाती है, कोई डिस्टर्ब होगा, यही डाइवर्सिटी हो सकता है, यही आपका जो है नॉन सिस्टमेटिक रिस्क है। मतलब ये कोई सिस्टम से नहीं है, वो अचानक हो गया, अनसर्टेनली, ठीक है, इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये था हम लोग का आज का टॉपिक, लीज फाइनेंस और बिजनेस फाइनेंस के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। जो भी कुछ अपडेट होगा हम टेलीग्राम पे जरूर अपडेट करेंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू है तो आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट हमसे कनेक्ट कर सकते हैं।